नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में। और ज्यादा देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं माई लाइफ शब्दों में भाग 10। तो इसके पहले के वीडियोस में मैंने बताया कि किस प्रकार से हम एडिलेड से और सिडनी पहुंच गए। और सिडनी पहुंचने के बाद में चूंकि हमारे दिमाग में 2-3 चीजें ऐसी थी जिनको हमें सबसे पहले पूरा करना था। उसमें से एक था कि एक्सीडेंट के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया था यहाँ पर ड्राइविंग करने में। ऐसा नहीं है कि मैं ड्राइविंग करता ही नहीं था। मैं जब इंडिया जाता था तो मेरे ब्रदर की गाड़ी लेकर के और मैं मुंबई और गांव तक हर जगह मैं गाड़ी से ही ड्राइव करता था, खुद ड्राइव करता था। लेकिन पता नहीं क्यों उस एक्सीडेंट के बाद में ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस कम हो गया था। फिर मैंने कभी प्रयत्न भी नहीं किया और एडिलेड में शायद इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन सिडनी जैसे शहर में आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर गाड़ी होना बहुत जरूरी है। हालांकि सिडनी में मैं आपको बता दूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अब हमको यहाँ काफी वर्ष हो चुके थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए गाड़ी की जरूरत और अनिवार्यता महसूस हो रही थी। क्योंकि शुरुआत में जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आपको यहाँ पर अपने देश के लाइसेंस में गाड़ी चलाने की अनुमति रहती है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में और वीजा के स्टेटस के हिसाब से आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। तो चूंकि मैं वो सारा टाइम पीरियड ओवर हो चुका था, अब मैं इंडिया के लाइसेंस पर गाड़ी यहाँ पर नहीं चला सकता था, तो मुझे नए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस लेने के लिए टेस्ट देना था। मुझे 1-2 मित्रों ने 1-2 लोगों के रेफरेंसेस दिए थे, फिर भी मुझे लगा कि एक बार अपने लेवल पर ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पर एक साइट है, उसका नाम है गमट्री में डाल करके और मैंने ढूंढने की कोशिश की कि कोई ड्राइविंग स्कूल मुझे मिल जाए। एडवर्टाइज मुझे गमट्री में दिखाई दी और मैंने उनको कांटेक्ट किया। बातचीत में वो बहुत अच्छे लगे मुझे और मैंने पहले ही फोन कॉल में उनके साथ में अपना टाइम और डेट फिक्स कर लिया कि मुझे कब से वो सिखाएंगे। हालांकि मुझे ड्राइविंग आती थी और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ कार चलाना ही काफी नहीं होता है। यहाँ ड्राइविंग का मतलब ये होता है कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी तरह से मालूम होने चाहिए और जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उन्हें आप पूरी तरह से परफॉर्म भी करें। ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग लाइसेंस लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिन लोगों ने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लिया होगा उन्हें पता होगा कि यहाँ पर कितना डिफिकल्ट होता है। तो आपको प्रॉपर पहले तो कंप्यूटर में टेस्ट देना होता है, उसके बाद में लाइसेंस लेने होते हैं, फिर आपको ऑफिसर आपका जो टेस्ट लेते हैं वो आपके बगल में बैठ के सीट पे और 1 घंटे तक 40 मिनट से 1 घंटे का उनका टेस्ट टाइम पीरियड होता है, जिसमें वो आपसे ड्राइविंग करवाते हैं, फास्ट ट्रैक में लेके जाते हैं, स्लो में लेके जाते हैं, पार्किंग करवाते हैं, बहुत सारी सिग्नल्स और ये राउंड अबाउट में किस तरह से करना है और सारी चीजें आपकी जब टेस्ट करके पूरी तरह से आप बराबर ब्रेक लगाते हैं, बराबर रुकते हैं और सब कुछ में जब वो सेटिस्फाइड होता है ऑफिसर, तो उसमें आपको टिक मार्क करते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं और जब पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लेते हैं तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। यहाँ ये बताना मुझे लगा कि जरूरी है, इसलिए मैं बता दूं कि अपने यहाँ इंडिया जैसा नहीं है कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इजी हो। मुझे लगता है कि अब इंडिया में भी शायद उतना पहले जैसा माहौल नहीं रहा, वहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है, होना भी चाहिए क्योंकि ड्राइविंग जैसा इंपॉर्टेंट एंड जिम्मेदारी से भरा हुआ काम आसानी से इस तरह से लाइसेंस नहीं देना चाहिए किसी को। मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। तो उस प्रोसेस में मेरी मुलाकात हुई ड्राइविंग स्कूल के जो इंस्ट्रक्टर थे, उनका नाम है जय कामरा। और पहली बार जब वो मुझे सिखाने आया और जिस तरह से मैंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया तो उनको समझ में आ गया कि मुझे गाड़ी चलानी तो आती है। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में वो मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। थोड़ी सी आध्यात्मिक बातचीत हुई और तमाम सारी दुनियादारी की बातचीत हुई और हम बहुत अच्छे मित्र बन गए। और लेसन्स पूरे होने के बाद में उन्होंने ही मेरा बुक करवाया टेस्ट और जब देने गए तो पहले ही अटेम्प्ट में मैं पास हो गया और मैं काफ़ी भावुक हुआ था उस दिन। मुझे पता है क्योंकि 7-8 साल से मैं यहाँ पर गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो गया था। होता है ना, इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है तो फिर अंदर से कहीं ना कहीं आपको डर लगने लगता है। एनीवेज, इस पूरे प्रोसेस में ड्राइविंग लाइसेंस तो मुझे मिला ही, वो मेरा अचीवमेंट था। लेकिन मैं उससे भी बड़ा अचीवमेंट ये मानता हूँ कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, जय कामरा। इसके पहले भी आप वो मेरे 2 वीडियोस में आ चुके हैं। एक जब मैंने किसी के घर का टूर करवाया था, वो उनका ही घर था, वो जय कामरा ही थे। और एक मैंने कार वॉश का वीडियो बनाया था, उसमें जो मेरे साथ में कार में बैठे हुए हैं, असल में वो कार भी उन्हीं की है और जय कामरा ही हैं वो उस वीडियो में मेरे साथ में। तो बहुत अच्छे मित्र बन गए हम लोग और उस मित्रता को हमने एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमने साथ में कुछ दूसरा काम करने की शुरुआत की जिसमें थोड़ी सी अड़चनें आई और उसके बाद में फिर वो अपने काम में बिजी हो गए, मैं अपने में बिजी हो गया
और हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल जो है, लगभग 2 साल हम लोग एक दूसरे के फिर संपर्क से पूरी तरह से आउट हो गए। पर इस बीच मैं निरंतर उनको मैसेजेस वगैरह करता था, जैसे होली दिवाली के होते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के होते हैं। फिर उन्होंने मुझे 2020 के जनवरी में रिप्लाई किया और उसके बाद से 2020 जनवरी से लेकर के और अब तक वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। उस सबसे भी बड़ी बात यह है कि बहुत प्रोफेशनल हैं। और अगर किसी को सिडनी या ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी रहते हैं और अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है, स्पेशली अगर आप सिडनी में रहते हैं और सिडनी आते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो बहुत नॉलेजेबल हैं और उनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उनसे पूछें ही, वो अपनी तरफ से भी सारी चीज़ें आपको फीड करते हैं, बताते हैं। और उनका हाथ भी बड़ा लकी है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उनके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लाइसेंस क्लियर कर लेते हैं, लाइसेंस मिल जाता है उनको। तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े प्यारे मित्र हैं। इस शहर के, सिडनी के जो मेरे सबसे पहले दोस्त बने वो संजय कामरा। हेलो कामरा जी। तो एक ये हुई, फिर लाइसेंस मिल गया और जय जी ने ही मुझे गाड़ी खरीदने में भी मदद की। तो इसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ करके डिस्कस किया, क्योंकि हम रेंट के घर में रहते थे। तो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। ये सब करते कराते जो है बड़ी जल्दी 6 मंथ्स पूरे हो गए, क्योंकि समय किस तरह से भागता है तो पता नहीं चलता है। जब आप काफ़ी बिजी हो और आपका शेड्यूल जो है सुबह से लेकर के और रात तक पूरा फिक्स हो जाए तो टाइम बहुत तेजी से निकल जाता है। 6 महीने पूरे हो गए और उसके बाद में नोटिस आ गई एजेंट के यहाँ से कि हमको इंस्पेक्शन करना है घर का। I mean, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप अगर रेंट की प्रॉपर्टी में रहते हैं तो हर 6 मंथ्स में आपके घर का इंस्पेक्शन होता है और वो एजेंट आते हैं और वो उनका एक अपना फॉर्म होता है, उसे फिल करते हैं। आपको पहले नोटिस दी जाती है, ऑफ कोर्स आपकी रजामंदी के बाद में ही वो आते हैं, जो भी टाइम डिसाइड होता है। और वो आपकी हर चीज़ को, आपके घर को पूरी तरह से, उस घर को पूरी तरह से वो चेक करते हैं और उसमें अगर कोई चीज़ कमी है, कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ है, तो वो उसमें जो है मेंशन करते हैं और फिर आपको ठीक करना होता है। दोबारा इंस्पेक्शन होता है, लेकिन सेकेंड टाइम अगर इंस्पेक्शन करना पड़ता है आपकी किसी कमी की वजह से, तो उसके लिए एक अमुक अमाउंट है जो आपको फिर भरना पड़ता है। तो यहाँ पर चीज़ें बड़ी प्रोफेशनल हैं। तो वो जब इंस्पेक्शन का हमें नोटिस आया तो हमने इंस्पेक्शन की तैयारी की और इंस्पेक्शन करवाया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर हमारे दिमाग में एक चीज़ ये आई कि ये जो हर 6 महीने बाद एक इंस्पेक्शन से आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि एडिलेड में हम अपने घर में रह रहे थे तो वहाँ पर कोई इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होता था। तो दिमाग में आया कि यार ये बार बार का इंस्पेक्शन का झमेला छोड़ते हैं और एक काम करते हैं, अपना घर खुद का खरीद लेते हैं। लेकिन एडिलेड और सिडनी में फ़र्क ये है कि एडिलेड में चीज़ें थोड़ी सस्ती हैं और सिडनी काफ़ी एक्सपेंसिव है। प्रॉपर्टी के मामले में स्पेशली सिडनी काफ़ी एक्सपेंसिव है। रेंट भी यहाँ का ठीक ठाक सा है, काफ़ी, मैं तो कहूँगा थोड़ा ज़्यादा ही है यहाँ का रेंट भी। लेकिन हम दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमको घर खरीदना चाहिए। तो हम दोनों लोगों ने बैंक में जा कर के और जो भी है बातचीत की, अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक की और प्री अप्रूवल भी हमको मिल गया। उसके बाद में हर सैटरडे, क्योंकि सैटरडेज को ही यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम सैटरडेज को ही इंस्पेक्शंस होते हैं, वो चाहे रेंट पे प्रॉपर्टी लेनी हो और चाहे खरीदनी हो, बेचनी हो। तो यहाँ का एक ट्रेडिशन जैसा मान लीजिए है। वैसे बीच में वीकडेज में भी कभी कभार होते हैं, लेकिन सैटरडे जो है एकदम यहाँ का फिक्स है कि प्रॉपर्टीज के इंस्पेक्शंस होंगे। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले मैं अपने दिमाग में उसका अपना एक खाका तैयार कर लेता हूँ। तो मुझे था कि मुझे पर्टिकुलर इस एरिया में ही चाहिए और इतने बजट में ही घर चाहिए। तो वो हमारा इंस्पेक्शंस का दौर शुरू हुआ। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि आप जब कोई चीज़ तय कर लेते हैं कि आपको खरीदना है तो वो आपके मुताबिक मिल ही जाए। I mean, आपके बजट में भी होनी चाहिए और प्रॉपर्टी आपको पसंद भी आनी चाहिए और वो पर्टिकुलर सबब और एरिया, सब चीज़ें आपको मैच करती हैं, तभी आप कोई चीज़ खरीदते हैं। तो ये तो तय था कि हमको अपने जहाँ हम रह रहे हैं इसके आसपास ही कहीं लेना है, और ये भी तय था कि हमारा इतना बजट है। फिर भी अब बस एक ही बात होती थी कि प्रॉपर्टी हमारे बजट और एरिया में हमें पसंद आनी चाहिए। तो इसमें लगभग 6 महीने का टाइम बीत गया और हर सैटरडे हम लोग 4-5 घंटे के लिए निकलते थे गाड़ी लेकर के, 5-6 इंस्पेक्शंस करते थे। और इसमें हुआ ये कि अब क्योंकि पर्टिकुलर किसी एरिया में कुछ एजेंट्स होते हैं, तो आप जब हर सैटरडे उनसे मिलने लगते हैं तो लगभग लोग आपको पहचानने लगते हैं। तो काफ़ी एजेंट्स हैं उस बीच में हमारे परिचित हो गए और कई प्रॉपर्टीज़ में हमने ऑक्शंस में भी हिस्सा लिया, पर बात बनी नहीं। एक प्रॉपर्टी हमें पसंद आई यहाँ हैरिस पार्क में, बहुत अच्छी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ ठीक हमारे बजट को देखते हुए और एरिया को देखते हुए और प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक सी ही थी, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट हुआ। लेकिन वो प्रॉपर्टी
ऑक्शन में थी। उसमें बोली लगा करके यहाँ खरीदने का जो प्रोसीजर होता है, कभी मैं आपको बनाऊंगा एक वीडियो जिसमें किस तरह से यहाँ पे घर वगैरह ऑक्शन में बिकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब संयोग ये था कि वो होना था जून में, उसका ऑक्शन जून में उसकी डेट फिक्स की गई थी और उसके लिए जून में उन्हीं डेट्स पर हमने यहाँ से लगभग 500-600 किलोमीटर दूर है एक जगह का नाम है स्नोई माउंटेन, वहां पर स्नोफॉल होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो वहां मेरी वाइफ ने 3 दिन का होटल वगैरह सब बुक कर रखा था, तो हमने प्लान किया था कि हम ट्रैवल करेंगे उस टाइम पे। तो उन्हीं दिनों में इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन होना था। एक तो इतने दिन बाद 5-6 महीने के स्ट्रगल के बाद में कोई प्रॉपर्टी पसंद आई और उसका ऑक्शन भी उस टाइम पे रखा गया जिस टाइम पे हम शहर में नहीं थे, तो काफी दुख हुआ। लेकिन हमने कोशिश की, हमने एजेंट से बात की, हमने कहा इस तरह से हमारा प्री अप्रूवल है। वो पता था क्योंकि 3-4 प्रॉपर्टी हम उस एजेंट की देख चुके थे, तो काफी फ्रेंडली हो गए थे और वो जापान के हैं, काफी बढ़िया इंसान हैं। तो उनसे बातचीत की मेरी वाइफ ने कि ऐसा ऐसा है और उस दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो कैसे होगा, हम चूंकि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस ऑक्शन में, इस प्रॉपर्टी के लिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, आप फोन पे कर लीजिए। तो फिर वीडियो कॉल में हमारी उनकी बात फिक्स हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आई, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑक्शन में घर खरीदने जाते हैं और अगर आप ऑक्शन का हिस्सा बनते हैं, अगर आप बोली लगाते हैं, तो आपको उस प्रॉपर्टी जितने में भी वो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे होते हैं उसका 10% का चेक आपको ऑन द स्पॉट देना पड़ता है, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसीजर है और उसमें आपको वो प्रॉपर्टी छूटती है। तो उसके लिए फिर एजेंट आपको ये चांस नहीं देते हैं कि आपका अप्रूवल हुआ नहीं हुआ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्शन में वही लोग जाते हैं जिनके पास में पहले से लोन प्री अप्रूव्ड होता है और जो चेक बुक लेकर के जाते हैं। लेकिन उसने इतना देखा था, ये एक फेवर था उनका, मैं तो यही कहूँगा कि ये फेवर था। उन्होंने हमसे चेक भी नहीं लिया, बस उनको ये तो पता था कि हमारे पास में प्री अप्रूवल है और हम जेन्युइन बायर हैं, तो उन्होंने हमें अलाउ किया। ये एक पर्सनल लेवल पे देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं मुझे लगता है किन्हीं खास परिस्थितियों में कुछ लोग आपको फेवर करते हैं, तो उन्होंने फेवर किया। हम यहाँ से उसी दिन जा रहे थे स्नोई माउंटेन और कैनबरा से लगभग 100 किलोमीटर आगे जाने के बाद में हमको उनका फोन आया। तो हमने गाड़ी रोड के किनारे एक जगह पर लगाई, पेट्रोल स्टेशन था, यस, पेट्रोल स्टेशन के पास हमने गाड़ी लगाई और वीडियो कॉल पे कार के अंदर बैठ करके मैं और मेरी वाइफ हम उस ऑक्शन को हमने अटेंड किया और बोली लगनी शुरू हो गई। इसमें थोड़ी सी अलग बात ये लगी कि आप फोन पे कार में बैठ करके ट्रैवल कर रहे हैं और प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। देखिए, क्या ऑक्शन जैसी चीज में आपका वहाँ फिजिकल प्रेजेंट होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मजेदार बात ये थी कि हम देखिए ट्रैवल कर रहे थे और कार में बैठ करके मोबाइल में हम देख रहे थे, वो दिखाता था कि किसने कितना अमाउंट बोला, किसने कितना अमाउंट बोला। बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था। उसके पहले क्योंकि हम फिजिकल अटेंड कर चुके थे 3-4 बार, तो एक एक्सपीरियंस तो था। फिर मेरी वाइफ जो है मुझे हमेशा कंट्रोल करती थी उस टाइम पे कि मैं कहीं ज्यादा ना बोल दूं एक एक्साइटमेंट में। एनीवेज, उसमें 6 लोग लगभग जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे जो उस घर को खरीदना चाहते थे और हम लोगों के बीच में लगभग आधा घंटे ये प्रतिस्पर्धा चली बोली लगाने वाली और फाइनली वो प्रॉपर्टी हमको मिल गई। और उसके बाद में जो भी था एक छोटा सा प्रोसेस किया, लौट करके आकर के हमने उनको चेक वगैरह दिया और फिर तो जो भी बैंक प्रोसेस और जो लिखा पढ़ी का काम होता है वो सब कुछ हुआ और प्रॉपर्टी हमको मिल गई। हमने इंस्पेक्शंस से इरिटेट होकर के प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा बनाया और जब प्रॉपर्टी मिल गई, क्योंकि इतना सारा सेटअप आपको अकेले सब पैक करके और फिर से अपने घर में मूव होना वो काफी डिफिकल्ट होता है, टाइम बहुत लगता है और जो शिफ्ट करने वाला काम होता है काफी थका देने वाला होता है। और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति तो है नहीं, आपको सारा काम करते हुए ही सारी शिफ्टिंग करनी होती है, पैकिंग करनी होती है, इतना सब कुछ। तो हमने एजेंट से कहा कि भाई एक काम करो, आप इसको रेंट पे उठा दो और हम 4-6 महीने के बाद में मूड बना करके और फिर हम इसमें मूव करेंगे, तब आपको बताएंगे। और तब से देख लीजिए, आज 2021 ये अप्रैल है और एंड ऑफ द अप्रैल है और अभी तक हम उसमें मूव नहीं कर पाए। हालांकि बीच में हमने एक बार उसे 2 हफ्ते के लिए खाली भी करवा लिया था कि मूव करेंगे, पर वो पैकिंग वैकिंग और सारा कुछ हो नहीं पाया। फिर से हमने रिक्वेस्ट किया सेम एजेंट से और जिससे हमने खरीदा था उसी एजेंट के पास वो प्रॉपर्टी है और वो रेंट पर उठी हुई है और हम उसी घर में रह रहे हैं जिस घर में हम आए थे एडिलेड से मूव होकर के। ये शुरुआती दिनों के अचीवमेंट्स थे, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए क्योंकि चलो अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है, भले ही रेंट में रह रहे हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टी है, जब चाहेंगे
मूव कर जाएंगे। फिर इसके बाद में हमने संघ वगैरह में जाना शुरू किया, वहाँ पर भी हमें कुछ मित्र मिले। तो अब कुल मिला जुला करके ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक सी ज़िंदगी चल रही है। मेरी वाइफ का अपना जॉब है और मेरा अपना काम है। मैं मेरे अपने ऑफिस में ही ये सारे वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड करता हूँ। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक चल रहा है प्रभु की कृपा से। मैं आप सभी मित्रों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपनी शुभकामनाएं दें कि ईश्वर सब तरह से हमारा कल्याण करें। और मैं आप सबके लिए भी ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आनंद पूर्वक रहें और धन धान्य से संपन्न हों। ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और इसके बाद के दूसरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2020 जनवरी से लेकर के और अब तक में क्या कुछ खास हुआ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साल था। और उसके बाद में फिर मैं आपको लेकर के चलूँगा इंडिया। मैं मेरे बचपन से लेकर के और मुंबई तक की यात्रा आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होगा इसका अगला भाग, माई लाइफ शब्दों में जो 11वां वीडियो होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किस प्रकार से कोरोना के आने के बाद में हमने क्या क्या किया और क्या क्या अचीवमेंट्स हुए उस बीच में, वो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंस्पायरिंग होगा वो वीडियो, तो आप प्लीज़ देखिएगा उसे अवश्य और बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ में। देखते रहिए हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।